गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के द हिंदू के डिस्कशन का हम लोग शुरुआत करेंगे इस बहुत ही अच्छे कोट के साथ। तो यह कोट में कहा जाता है कि यह हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि पूरा ना हो जाए। हर एक स्टूडेंट को जब तक उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे लगता है ये पूरा हो पाएगा या नहीं। मन में हमेशा संशय बना रहता है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति एक रैंक आता है तो उसे पता थोड़ी होता है कि एक रैंक मुझे आने वाला है। हर एक स्टूडेंट बस यही चाहता है कि किसी तरह फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। ठीक है, तो आप बस ईमानदारी से मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 9 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कालादान परियोजना। बहुत दिनों बाद न्यूज में आया है। ठीक है, कालादान परियोजना मेनली जो है वो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को विकसित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मेनली जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र और म्यांमार के पश्चिमी तट को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिसमें कोलकाता और सितवे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि जो चिकन नेक की जो उपयोगिता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, चिकन नेक जो है वो भूटान और बांग्लादेश के बीच में है, जो पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट में जाने की रास्ता है, महत्वपूर्ण रास्ता है और ये सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चीन का नजर हमेशा से बना रहता है। ठीक है, मात्र 21 किलोमीटर का ये चिकन नेक है। तो इसीलिए भारत जो है एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहा है जिससे कि नॉर्थ ईस्ट की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके और नॉर्थ ईस्ट को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। और जो कालादान परियोजना है इसके साथ ही जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उससे भी बेहतर संबंध बनाने में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में म्यांमार में जो संकट की स्थिति चल रही है, इसके कारण ही कालादान परियोजना लगभग समाप्त प्राय माना जा रहा है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और कालादान परियोजना की क्या क्या मुख्य बातें थी, क्या महत्व थे, ठीक है, उसको फिगर भी देख लेंगे हम लोग, और इसके कितने खंड थे, कितने तरीके के जो प्रोजेक्ट थे कालादान परियोजना में, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है अनुसंधान एवं विकास व्यय, सुनहरा हस्तक्षेप या धुआं और दर्पण। इसका सिंपल मतलब है कि भारत के जीडीपी से लगातार जो बजट में देखा जाता है, जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम ही मात्रा में फंड एलोकेट किए जाते हैं। यही समस्या को दूर करने के लिए इसमें जो है आर्टिकल के द्वारा बहुत से सुझाव दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिए जा रहे हैं मात्र 0.82% है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि लगातार जो है इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी का एक वर्ड यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, GERD, जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लगातार जो है जीडीपी का 36.4% योगदान रहा है भारत का, जिसमें केंद्र का 43.37%, ठीक है, और राज्य सरकार का 6.7% रहा है। इससे हर एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सकता है, जैसे उच्च शिक्षा में, ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में। ठीक है, तो ये सारी चीजों में ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए एक और योजना लाया गया है जिससे निजी क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके। इस बार बजट में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया कि 50 वर्षों के लिए ये जो दीर्घकालिक जो लोन दिया जा रहा है वो भी ब्याज मुक्त या फिर शून्य ब्याज दरों पे 1 लाख करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने में लाभ होगा। ठीक है, इसी से जो निजी उद्यम है उनको आकर्षित करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है जनसंख्या समिति के लिए एक मार्ग का निर्धारण। इसमें सिंपली जो है लगातार देखा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 1970 तक तो एक्सपोनेंशियली भारत की जनसंख्या जो है बढ़ती गई, लेकिन अभी जो है भारत की जनसंख्या का बढ़ने का जो रेट है वो कम हो गया है। ठीक है, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें जो यूथ हैं, जितने भी यंग पर्सन्स हैं, उनकी संख्या अब घटने लगी है। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है डेटा का जो अभाव है जनसंख्या समिति के पास, उसी कारण जो है इस जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कोई भी कारगर जो है योजना नहीं बनाई जा सकी, उसको सही तरीके से लक्षित योजना नहीं बनाया जा सका।
उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि वर्तमान समय में लगभग भारत की जो जनसंख्या है 1.46 बिलियन है, ठीक है, जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 17% है, जबकि भारत में 1970 के दशक तक बहुत तेजी से जो है भारत की जनसंख्या बढ़ी। ठीक, उसके बाद से प्रजनन स्तर में लगातार गिरावट आया, TFR, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि TFR के 2009 से 11 में 2.5 से 2031-32 में 1.73, ठीक है, अभी और घटने की संभावना है, जिससे क्या हो जाएगा कि बाल आबादी के घटते अनुपात और कामकाजी उम्र की आबादी के बढ़ते अनुपात की विशेषता होगी। तो इसको भी हम लोग विस्तार से एक बात और जान लेते हैं कि आज 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर से है, जो यूपीएससी के 2024 के पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में है, और टेलीग्राम का जो डिटेल है, लिंक है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आज के ही करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। अब डेली इसी तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और आप लोग प्लीज अपना फीडबैक और कमेंट दिया कीजिए अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है या फिर नए नए क्वेश्चंस की आवश्यकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल है कालादान प्रोजेक्ट के बारे में है कि म्यांमार में जो है लगातार संघर्ष हो रहे हैं, इसी कारण जो है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि कालादान का जो प्रोजेक्ट है वो मृतप्राय हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक है। तो म्यांमार के विपक्ष के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा कि भारत की प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक, जिसका उद्देश्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ सड़क और समुद्री संपर्क को बढ़ाना था, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि म्यांमार के एक महत्वपूर्ण शहर पर हाल ही में विद्रोही समूहों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद ऐसा एक झटका लगा, जिससे उम्मीद किया जा रहा है कि कालादान प्रोजेक्ट जो है वो समाप्त हो गया है। तो मिजोरम सीमा के पास पलेतवा टाउनशिप पर विद्रोही जो है अराकान सेना द्वारा कब्जा करने के बाद देख सकते हैं जो मिजोरम सीमा के नजदीक पलेतवा है, वहां पर अराकान सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया। उसी के बाद से ये जो है कालादान परियोजना, उसी का फुल फॉर्म है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो लगभग समाप्त माना जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे अभी वर्तमान समय में म्यांमार का जो संघर्ष है उसको शांत किया जा सके। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि रखाइन राज्य में अभी कोई कनेक्टिविटी परियोजना हो सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अराकान आर्मी ने लगातार जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं म्यांमार के उसको कब्जा कर लिया है, ठीक है। लगभग सभी प्रमुख शहरों और आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, और इसी के परिणाम स्वरूप कालादान परियोजना भी लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि इस परियोजना के लिए पलेतवा बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। हम लोग इसको फिगर में भी देख लेंगे, जैसे यहाँ पे फिगर में भी छोटा सा देख सकते हैं और बड़ा फिगर में भी देख लेंगे। और पलेतवा जो है अब सैन्य जुंटा के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। पलेतवा जो क्षेत्र है अब अराकान आर्मी के पास है, जुंटा के नियंत्रण में नहीं है। इसी कारण जो है इस तरह का मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो रुक गया है। तो अब जान लेते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट होता क्या है। तो भारत के पूर्वी बंदरगाहों, ठीक है, कोलकाता से म्यांमार के साथ साथ म्यांमार के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक कार्गो के शिपमेंट के लिए परिवहन का एक मल्टी मॉडल मोड बनाने के लिए भारत और म्यांमार द्वारा संयुक्त रूप से कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी परियोजना में म्यांमार में सितमे बंदरगाह और भारत म्यांमार सीमा से जोड़ती हुई और उत्पादों के लिए समुद्री मार्ग खोलकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कार्य कर रही थी अभी कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। और यह उत्तर पूर्व को एक रणनीतिक लिंक भी प्रदान कर रहा था, जहां पर सिलीगुड़ी में जो चिकन नेक है, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम हो गया, ठीक है। और उससे जो चीन का यहाँ पे लगातार देखा जा रहा था दबाव भी रहता था, तो चिकन नेक पे निर्भरता कम हो गया, ठीक है। एक नया मार्ग हम लोग ढूंढने में कामयाब हो गए, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक विकास को हम लोग आगे बढ़ा जा सके, उस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकसित कर सके, और साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं उससे भी भारत अपने संबंध को बेहतर कर सके। तो इसी वैकल्पिक मार्ग के अभाव में इस परियोजना का विकास न केवल भारत के आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक हितों को पूरा करता है, बल्कि म्यांमार के भी विकास और भारत के बहुत से इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो म्यांमार में भी इसी के कारण
व्यापार किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए भेजते ही हैं बहुत से इंपॉर्टेंट सामान, तो म्यांमार में ही भेजने लगे। इससे म्यांमार को ही अनेक प्रकार के फायदे होने लगे। तो म्यांमार के विकास और भारत के साथ उसके आर्थिक एकीकरण में भी योगदान मिलता है इस प्रोजेक्ट के कारण। चूंकि यह परियोजना जो है वो राजनीतिक और सामरिक महत्व की है, इसलिए इसे म्यांमार को भारत की अनुदान सहायता के माध्यम से निष्पादित करने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बात कहा जाता है कि भारत की अनुदान सहायता के माध्यम से इस तरह का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, इसलिए एक और फायदा था म्यांमार के लिए। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IWAI बंदरगाह और IWUT घटकों के कार्यान्वयन के लिए 2009 में विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना विकास सलाहकार भी लाया गया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा फिगर जो है ये मेनली जो है इसी को संदर्भित ही करता है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है देख सकते हैं कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट तक लाया गया, लगभग 539 किलोमीटर का सी रूट है। और इसमें जो मुख्य स्थान है जैसे कोलकाता हो गया, ठीक है, और इधर मिजोरम तक पहुंच है। ठीक है, उसके बाद लॉन्गताला, जोरिनपुई, उसके बाद कालेतबा, पालेतबा, ये इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, जो म्यांमार का ये क्षेत्र है और इधर भारत का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी तरह से इस प्रोजेक्ट के द्वारा म्यांमार और भारत दोनों को आर्थिक विकास करने में मदद मिल रही थी, खासकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। तो इसमें और भी कुछ चीज जान लेते हैं कि ये जो परियोजना शुरू की गई थी किन किन खंडों को मिलाकर की गई थी, जैसे कोलकाता सितवे शिपिंग मार्ग। तो भारत में कोलकाता के बंदरगाह से बंगाल की खाड़ी के माध्यम से म्यांमार में सितवे बंदरगाह तक लगभग 539 किलोमीटर का ये सी रूट तैयार किया गया था। उसके बाद सितवे बंदरगाह से, ठीक है, हम लोग अभी फिगर में देखें, मान लीजिए कोलकाता है, यहाँ पे सितवे है, यहाँ पे पलातवे है। ठीक है, ये कोलकाता सितवे पलातवे, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 539 किलोमीटर की बात की जा रही है। सितवे बंदरगाह से पलेतवा अंतर्देशीय घाट नदी नाव मार्ग जो है वो सितवे बंदरगाह से अंतर्देशीय जल टर्मिनल तक 158 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ ये दोनों के बीच जो दूरी है 158 किलोमीटर है। और म्यांमार में कालादान नदी के माध्यम से, यहीं पे कालादान नदी भी था। ठीक है, ये जो नदी है यहाँ पे कालादान नदी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये पूरा का पूरा कालादान नदी है। इसी के लिए इसको कालादान प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कालादान रिवर। तो यहाँ पे कालादान नदी के माध्यम से ही पलेतवा घाट पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू किया गया है। म्यांमार में पलेतवा अंतर्देशीय घाट से जोरिनपुई सड़क मार्ग बनाया गया है, जिसमें म्यांमार में भारत म्यांमार सीमा पर IWUT पलेतवा से जो चोछुआ और जोरिनपुई तक 62 किलोमीटर, फिर ऊपर जो है वो 62 किलोमीटर तक गया है। उसी के बाद, ठीक है, ये 4 चरण में लाया गया है। भारत में जोरिनपुई से आइजोल सड़क मार्ग तक गया है। तो आप लोग जल्दी से बताइए आइजोल किस राज्य की राजधानी है? बहुत से लोग अचानक से पूछने पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जोरिनपुई में भारत म्यांमार सीमा से आइजोल तक 110 किलोमीटर, फिर ऊपर जो है 110 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, तो आइजोल से यह NH54 पर सड़क मार्ग द्वारा भारत के मिजोरम में लांगतलाई में आइजोल साइहा नेशनल हाईवे से जुड़ता है, जो NH54 के माध्यम से असम में डबाका तक जारी रहता है, जो बदले में पूरे के पूरे बड़े पूर्व का हिस्सा होता है और उत्तर पूर्व भारत को शेष भारत से जोड़ने वाला पश्चिमी गलियारा भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम से आता है, कि यहाँ से गया फिर इधर आया। ठीक है, इसलिए इसे पश्चिमी कॉरिडोर भी माना जाता है। तो इसके महत्व क्या है इस प्रोजेक्ट के? तो भारत लंबे समय से बांग्लादेश के माध्यम से भूमि से घिरे पूर्वोत्तर राज्यों तक आपूर्ति पहुंचाने का रास्ता तलाश रहा था। इस समय शेष भारत से इस क्षेत्र तक का एकमात्र मार्ग जो है वो चिकन नेक की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से से होकर काफी टेढ़े मढ़े मार्ग से, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, जो भूटान और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो नए सितवे मार्ग के साथ कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे की यात्रा जो है वो लागत और जो पेट्रोल का खर्च होता है, ईंधन का खर्च होता है, उन दोनों को सस्ता करने में और लागत भी कम करने में हम लोग सफल होंगे। और यह परियोजना जो है इस क्षेत्र में कई औद्योगिक समूहों के आगमन के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। जैसे कालादान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है,
तो इसी तरह के अनेक परियोजनाएं भी शुरू हो गई अगर यहाँ पे लगातार जो है कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो यह अनुमान लगाया गया है कि इससे भारत और म्यांमार के आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक संबंधों में सुधार होगा और साथ ही समुद्री चैनल खुलेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। और यह जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये पारगमन मार्ग जो है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तक आसानी से पहुंच प्रदान करके देश की रणनीतिक जरूरतों को भी पूरा करेगा। इससे भारत का जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसकी पूर्ति होगी और रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण होगा। जो वहाँ पे असम हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, इनमें आपसी जो टकराव देखते हैं, यहाँ पे भी लोगों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में आसानी होगी। इसीलिए क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास और पर्यटन क्षमता के दोहन से सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी, क्योंकि परिवहन सुविधाएं आसानी से मिलने लगेगी, कम खर्च होगा, कम समय लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग कोलकाता से एजोल जाते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, वही अगर कोलकाता से डायरेक्ट सी रूट से जाएंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे समय में भी बचाने में हमें आसानी मिलेगी। तो यह परियोजना जो है वो दक्षिण पूर्व क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार को और बढ़ावा देगा और यह परियोजना में चीन के विस्तार के मतलब चीन को भी काउंटर करने में हमें सफलता मिलेगी। तो परंतु इस प्रोजेक्ट की चिंताएं क्या क्या है, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है। तो बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के पूर्व पंचालन से सितवे बंदरगाह पर उम्मीद से कम शिपमेंट हो सकता है, क्योंकि चटगांव भारत से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है और पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन की कमी जो है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि वहां पे पर्यावरणीय प्रभाव का अभी तक अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सका है। और विशेष रूप से नौकाओं के लिए कालादान नदी के मुहाने पर नदी ड्रिजलिंग के आलोक में, ठीक है, वहां पे मुहाने पे अचानक से नदी का बहाव बढ़ सकता है, इसको भी सही तरीके से आकलन करने की आवश्यकता है। ये भी चिंताएं हैं। तो राष्ट्रों के बीच किसी भी विवाद से बंदरगाह पे तनाव पैदा हो सकता है। वर्तमान समय में देख सकते हैं कि म्यांमार का जो गृह युद्ध चल रहा है उसके कारण भी ये प्रोजेक्ट जो है अभी रुक गया है, जिससे उत्पादों की आवाजाही में बाधा आ जाएगी, या फिर यदि उत्तर पूर्वी भारत या फिर म्यांमार में कोई मुद्दा विकसित होता है जैसे कि रोहिंग्या संकट, तो इस प्रभाव का जो असर होगा वो दोनों देशों के इस तरह के प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। ठीक है, और विशेष रूप से भारत पर पड़ेगा, जिसने परियोजना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च किया है, भुगतान किया है। तो दोनों देश जो है वो नशीले पदार्थ, हथियार के अवैध तस्करी और अन्य स्रोतों की अवैध तस्करी की संभावना को बढ़ाने के लिए योजना कालादान जो है उसकी क्षमता के बारे में चिंतित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर भारत और म्यांमार के बेहतर संबंध बनते हैं तो यहाँ पे कुछ दुष्परिणाम भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार दोनों देशों के बीच नशीले पदार्थ एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ, हथियारों का अवैध तस्करी किया जा रहा है। इन चीजों को भी अगर रोकना है तो कालादान परियोजना को सही तरीके से क्रियान्वित करना होगा और अच्छे तरीके से इन अवैध चीजों का, अवैध तस्करी का निगरानी रखने की आवश्यकता है। ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कालादान प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी वर्तमान में समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि गृह युद्ध चल रहा है म्यांमार में, जुंटा का शासन समाप्त हो गया है। ठीक है, अराकान आर्मी का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे, महत्वपूर्ण बंदरगाहों पे अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। इसी कारण जो है भी कालादान प्रोजेक्ट जो है वो मृत प्राय हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड्स गोल्डन इंटरवेंशंस और स्मोक एंड मिरर, मतलब कि अनुसंधान एवं विकास व्यय जो है वो सुनहरा हस्तक्षेप है या धुआं और दर्पण है, मतलब कि दर्पण पे धुएं की तरह है क्या। इसी में आगे कहा जाता है कि अंतरिम बजट जो भी हाल ही में आया में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा की गई कि दीर्घकालिक वित्त पोषण या फिर लंबी अवधि, यहाँ पे लंबी अवधि तक ऋण दिए जाने की मुख्य बातें की गई है। ठीक है, लंबी अवधि और कम अवधि के साथ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त या फिर शून्य ब्याज दरों के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जाएगा, जिससे कि निजी क्षेत्रों को सूर्योदय क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ पे मेनली जो है निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इसी में आगे कहा जाता है कि जीडीपी के एक अंश के रूप में भारत के समग्र अनुसंधान और विकास व्यय में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम रहा है। 2020-21 में निजी क्षेत्र के उद्योगों ने अनुसंधान एवं विकास, इसी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, GERD याद रखिएगा, पर
जो जीडीपी का जो हमारा हिस्सा अभी इन्वेस्ट किया गया था लगभग 36.4% का योगदान दिया गया था, जिसमें केंद्र जो है 43.7% और राज्य सरकारें जो है वो 6.7%, उच्च शिक्षा के लिए 8.8% और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के लिए शेष 4.4% अभी इन्वेस्ट किया गया था। और उसी वर्ष कुल राशि जो है 1.27 लाख करोड़ लगी थी, इसलिए 36.4% लगभग, मतलब कि 46,366.66 करोड़ रुपए जो है वो जीडीपी से दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि भारत की तरह जितने भी डेवलपिंग कंट्री, चाहे वो ब्राजील हो, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया हो, इन लोगों का देख सकते हैं, जैसे ब्राजील का बहुत बड़ी मात्रा में R&D में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए उनका तेजी से विकास हो रहा है। साउथ अफ्रीका का देख सकते हैं, ठीक है, यूएसए यूके का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाइना का देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। ठीक है, यही बातें यहाँ पे की जा रही है कि भारत के द्वारा जो स्पेंड किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ICMR के द्वारा 3.10%, ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा 3.70, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 7.30%, ठीक है, CSIR के द्वारा 9.50 और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा 10.80 और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 11.20%। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखिएगा DRDO के द्वारा R&D में इन्वेस्ट किया था 31.60%। ठीक है, अब देख सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना भी बजट में एलोकेट किया गया है, ये जो है पुराना है, ठीक है, 2017-18 की बात की जा रही है, तो उसी तरह से हम लोग आंकड़े लगा सकते हैं, 2% आगे पीछे ही इसी तरह हर एक बार होता है। ठीक है, जैसे कि हेल्थ में लगभग 18% R&D में खर्च किए जाते हैं, डिफेंस में लगभग 17%, ठीक है, 12.60% एग्रीकल्चर में, 9.80% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में, उसके बाद 8.80% एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ से कोयला के लिए जो नए नए मेटल नॉन मेटल को ढूंढा जाता है उसके लिए, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन के लिए 8.70% पैसे खर्च किए जाते हैं R&D में। ठीक है, तो दुनिया की मौजूदा जो विज्ञान महाशक्तियां हैं, जैसे USA हो गया, चाइना हो गया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, उसी की बात की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों ने दुनिया की मौजूदा विज्ञान महाशक्तियों जैसे कि जर्मनी, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के मामले की तुलना के साथ इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जहां राष्ट्रीय GERD, अभी हम लोगों ने बात किया था, प्रतिशत के रूप में जो निजी क्षेत्र है उसका योगदान लगभग 67%। ठीक है, जर्मनी का 67%, दक्षिण कोरिया का 79% और USA का 75%, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है। यह भी बात उल्लेखनीय है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत का जो व्यय है आगे बढ़ता जा रहा है, जो 2009-10 में 1.1 लाख करोड़ से अधिक बढ़कर 2020-21 में 1.27 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन जीडीपी के एक अंश के रूप में इसमें लगातार गिरावट आ रहा है। देख सकते हैं कि उसके परसेंटेज में लगातार गिरावट आ रहा है। इसी अवधि पहले से ही निचले स्तर पर, जो पहले 0.82% R&D में खर्च किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में मात्र 0.64% ही खर्च किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जीडीपी का आकार बढ़ता जा रहा है तो परसेंटेज घटाया जा रहा है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो GERD जो है वो जीडीपी का कम से कम 1% होना ही चाहिए। यहाँ तक कि ब्राजील जो है लगभग 1.16% खर्च करता है, दक्षिण अफ्रीका 0.83%। ठीक है, तो ये सभी जो देश हैं वो लगभग भारत से बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। भारत को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि R&D बहुत ही आवश्यक है हमारे नए नए अपडेशन के लिए, इनोवेशन के लिए। ठीक है, दूसरी ओर जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाएं जो है 20वीं सदी के उत्तरार्ध से तकनीकी राष्ट्रवादी, ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हुई है। इसी में आगे कहा जाता है विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कंपनियों और सरकारों के बीच अंतर संबंध को बनाए रखने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेहतर से बेहतर उसमें फंड एलोकेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे नवोन्नया आ सके, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान समय के साथ नए तकनीक को लाने में आसानी हो। ठीक है, तो नव प्रवर्तन के उद्देश्य का विस्तार किया जा रहा है। आज नवाचार का उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास से बढ़कर यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि आज जो नवाचार का उद्देश्य है मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है।
ठीक है, पर्यावरणीय न्याय और स्थिरता को भी शामिल रखना है। और आय के बढ़ते अंतर जो है वो पर्यावरणीय अधिकारों और संसाधनों की घटती सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सार्वजनिक वस्तुओं के बढ़ते निजीकरण को देखते हुए विशेष रूप से जो नीति के अभाव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्रों के योगदान में कोई अंतर्निहित गुण होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है। इसी में आगे देख लेते हैं कि लगातार जो है वो निजी क्षेत्रों का योगदान को बढ़ावा देने की क्यों बात की जा रही है। तो पिछले दशक में भारत ने तकनीकी कौशल पर जो फोकस और प्रोत्साहन दिखाया, उसे देखते हुए निजी क्षेत्रों के योगदान को बढ़ाने की जरूरत है और 1 लाख करोड़ का जो कोष लाया गया है इस बार बजट 2024 में, ठीक है, जो 1 लाख करोड़ के कोष और लंबी अवधि के कम ब्याज वाले ऋण की उपलब्धता एक शानदार संभावना है। लेकिन एक दिक्कत क्या है, तो यह जो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फंड किसके लिए है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र का निवेश और इसकी धीमी वृद्धि दोनों ही दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सहित कई क्षेत्रों में फैलेंगे, ठीक है। जो रिसर्च डेवलपमेंट के जो फंड हैं ये विभिन्न सेक्टर्स में फैलेंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो रिसर्च असिस्टेड काउंसिल द्वारा तैयार की जाती है और भारतीय बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2023 के अनुसार स्टार्टअप को बायो इकोनॉमी रिसर्च से बायो मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव में मदद के लिए लगभग $2 बिलियन में निवेश की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े बड़े अपडेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है, लेकिन सरकार के द्वारा मात्र 1 लाख करोड़, वो भी ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, ठीक है, जो R&D में ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो। तो ये जो कोष दिया गया है, तो कोष पर इतनी सारी मांगों के साथ सरकार को यह भी परिभाषित करने की आवश्यकता है कि उसे क्या हासिल करने की उम्मीद है और क्या उसके पास डोमेन बार आवंटन है, ठीक है, और क्या उसके लिए डोमेन बार आवंटन है और लक्ष्य है और समय सीमा है। सभी चीज को यहाँ पे निर्धारित करने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को। और सरकार जो है वो लाभार्थियों का चयन कैसे करना चाहती है और क्या कोष की भरपाई की जाएगी। तो शुरुआत में इसे खारिज करना अनुचित होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है राइटर के द्वारा, इसी की बात शुरुआत में की गई थी कि शुरू में तो इसे रहने देते हैं अभी जो 1 लाख करोड़ का जो कोष बनाया गया है, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसलिए कहा जाता है कि इसको खारिज करना जो है वो अनुचित है, लेकिन आगे चलकर सुनहरे हस्तक्षेप और धुएं और दर्पण के बीच की रेखा को चिन्हित करेगा, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है कि क्या भ्रम है क्या सही है, इन दोनों के बीच के अंतर को यहाँ पे आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाए कि ये जो फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ का कोष, ये कितना व्यवहारिक होता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है चार्टिंग अ पाथ फॉर द पॉपुलेशन कमिटी, मतलब कि जनसंख्या समिति के लिए एक मार्ग का निर्धारण। लगातार जो है भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रहा था, तो उसको नियंत्रण के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इसलिए नहीं किया गया कि डेटा की सही उपलब्धता नहीं थी, डेटा की अपर्याप्तता थी। इसी की बात हम लोग करेंगे। 1970 तक लगभग भारत में जो है बहुत तेजी से पॉपुलेशन की लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन उसके बाद से जो है टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है 2031-32 तक लगभग 1.73 जो है टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे की संख्या है, ठीक है, जो चाइल्ड की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और उसी के साथ जो यूथ हैं वो भी कम होने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा पॉपुलेशन जो है अस्थिर होने लगेगा तो वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने लगी। उसी की बात की जा रही है कि यहाँ पे डेटा को सुधारा जाए और जल्द से जल्द हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यूथ हैं, उसको सही तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो इसी अंतरिम बजट में कहा गया कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की घोषणा जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और इसके बहुआयामी उद्देश्य को देखते हुए, क्योंकि इसे विकसित भारत के यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है ना कि लगभग 2047 तक भारत जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभर जाएगा। तो विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, इस पर सिफारिशें करनी है। उम्मीद है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए नीतियों और रणनीतियों का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब है कि सही तरीके से डेटा को अच्छे तरीके से विश्लेषित किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, ठीक है, तभी तो हम लोग सही तरीके से इनको प्रबंधित करने का योजना बना पाएंगे। तो इसका मतलब है कि परिवार नियोजन, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य,
शिक्षा, रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करना होगा। और ऐसे करने के लिए जनसंख्या समिति को जनसांख्यिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र और शासन जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञता प्राप्त करने के हेतु एक अंतः ठीक है अंतः विषय दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो इसका मूल्यांकन हम लोग कर लेते हैं कि जनसांख्यिकी समिति जो है किस तरह का मूल्यांकन कर रही है। तो जनसांख्यिकी समिति का जो मुख्य फोकस है वो कठोर अनुसंधान, जो जनसंख्या से संबंधित डेटा प्राप्त करने का, डेटा विश्लेषण, जनसांख्यिकी रुझानों की निगरानी के माध्यम से समिति को उभरते मुद्दों की पहचान करनी चाहिए, जिससे कि मौजूदा हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए। सरकारी एजेंसियां भी इसमें शामिल होगी, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नागरिक समाज समूह, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर जनसंख्या संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्रवाई को सक्षम करने की भी आवश्यकता होगी। और इस समिति के द्वारा नीति निर्माण और क्रियान्वयन के अतिरिक्त जन जागरूकता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीति निर्माण के साथ साथ क्रियान्वयन के साथ साथ जन जागरूकता और शिक्षा अभियान पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे कि हम लोग जनसंख्या को सही तरीके से प्रबंधित कर सके, कंट्रोल कर सके। तो सटीक जानकारी और संसाधनों के साथ व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाकर इसे जिम्मेदार परिवार नियोजन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना चाहिए। जनसंख्या समिति को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जनसंख्या प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। तो इसी की बात यहाँ पे राइटर के द्वारा की जाइए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में भारत के जनसांख्यिकी परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। महिलाओं के अभी वर्तमान समय में फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो गई है। अब कम लोग, जितने भी परिवार हैं वो चाह रहे हैं कि एक दो बच्चे ही हों, लेकिन उसको सही तरीके से हम लोग पढ़ाने में सफल हो सके। ठीक है, उसको सही तरीके से हम लोग देखभाल कर सके। तो इसलिए अब ज्यादा बच्चे पैदा करने के लक्ष्य नहीं है, अब ज्यादा से ज्यादा कम संख्या में बच्चे हों लेकिन बेहतर पढ़ाई लिखाई में आगे हो सके। ठीक है, तो इसी के लिए कामकाजी उम्र की आबादी जो है वो बढ़ने और बुजुर्ग आबादी जो है वो लगातार बढ़ने से निर्भरता अनुपात में कमी आई है, जिससे कि आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि लगातार जो है जितने भी यूथ हैं या फिर जितनी भी जनसंख्या है वो कार्य कर रही है, इसी के लिए यहाँ पे निर्भरता कम हुई है, तो लग रहा है कि आर्थिक विकास हुआ है। हालांकि इन जनसांख्यिक परिवर्तन, मतलब कि जो डेमोग्राफिक चेंज आए हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों से निपटना भी भारत के भविष्य के आर्थिक और जनसांख्यिकी परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से उसी के अनुसार ही भारत का जो अर्थव्यवस्था है आकार लेगा। तो संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान के अनुसार पाया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है 2030 तक लगभग 1.46 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो दुनिया की अनुमानित आबादी का 17% है, जबकि भारत में 1970, ये सब डेटा याद रखेगा। ठीक है, कुछ ही डेटा होते हैं जो याद रखने की होती है। अगर आप लोग पीडीएफ जो मांगते हैं ना, पीडीएफ रख के लास्ट में कुछ नहीं होता। हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो सारा का सारा पेपर का कटिंग एकजुट हो जाता था और लास्ट में हम लोग इतना सारा हो जाता था कि उसको रिवाइज नहीं कर पाते थे। बस बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट को खुद अपने शब्दों में ऐड करना सीखिए। जैसे कि पीटी हो गया, तो एक डायरी बना लीजिए, एक एक वर्ड वो लिखते जाइए जिसे हमें रिवाइज करना है वीकली। ठीक है, ये हमेशा से टारगेट रखिए, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट समय में बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता है। जब करंट अफेयर का जब एक साल का आप देखिएगा एक साथ ना न्यूज़पेपर, तो ऐसे ही आधा हिम्मत समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा से एक प्लान करके कार्य किया कीजिए। ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या है वो 1970 के दशक तक अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी और तब से विकास दर धीमी हो गई। उसके बाद से तो भारत की जनसंख्या जो है, भारत में 1970 के दशक तक जो है अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि हुई। तब से विकास दर जो है वो धीमी हो गई थी और प्रजनन स्तर में लगातार गिरावट आ रहा है। अभी वर्तमान समय में जो है देखा गया है कि प्रजनन स्तर में लगातार गिरावट आ रहा है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें भी देखा गया है, उसके रिपोर्ट में भी देखा गया है कि लगातार जो है गिरावट आई है। जैसे 2009 से 11 में टोटल फर्टिलिटी रेट जहां 2.5% से बढ़कर यहाँ पे 2031 से 35 में 1.73। ठीक है, ये बेहतर माना जाता है किसी भी देश के विकास के लिए।
क्योंकि यहाँ पे परिवार जो है वो कम बच्चे चुन रहे हैं, मतलब कि 1 या 2 बच्चे ही हों, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो भारत एक जनसांख्यिकी परिवर्तन का गवाह बनेगा, जिसके बाद बाल आबादी, जितने भी बच्चे की जनसंख्या है उसके घटते अनुपात और जितने भी यूथ आबादी है, कामकाजी उम्र की आबादी के बढ़ते अनुपात की विशेषता होगी। इसी की बात यहाँ पे की जा रही थी। चुनौतियां क्या क्या है, तो भारत के जनसांख्यिकी परिदृश्य में प्रमुख चुनौतियों में से एक जो है वो आबादी के हर वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच जो है बहुत ही मुश्किल है। आज ही मैं एक न्यूज सुना हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी दिल्ली के सीएम हैं, वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि लगातार जो ईडी और इनकम टैक्स का जो छापा मारा जा रहा है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है, तो बोले मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, बस मेरी 5 बातें मान ले केंद्र सरकार, अगर ये कर लेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो पहली क्या थी, शिक्षा सभी के लिए, पहले तो प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाए पूरी तरह से और सभी के लिए एक तरह से शिक्षा व्यवस्था को लाया जाए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे, इसलिए मैं आप लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए कहा गया कि कोई गरीब हो कोई भी अमीर हो, सभी को एक फैसिलिटी दी जानी चाहिए और फ्री में फैसिलिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद घर हो गया। 3 ही चीज जो है मुख्य आवश्यकता है किसी भी इंसान के लिए। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर और रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो वो खाना कहाँ से खाएगा और ये सारे टैक्स कैसे भरेगा। तभी तो सरकार भी यहाँ पे अगर शिक्षा फ्री कर देती है, स्वास्थ्य भी फ्री करती है, अगर 50% भी इनकम टैक्स लेती है, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लिया जाता है, तो भी बहुत ही आसान है। लेकिन भारत में जो है बहुत बड़ी जनसंख्या और इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं भारतीय परिदृश्य में, यहाँ पे विविध प्रकार की कल्चर हैं, विविध प्रकार के लैंग्वेज हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोकेशन जो हैं वो कहीं पहाड़ हैं, कहीं पे नदियां हैं, तो ये सारी समस्याएं भी हैं। ठीक है, तो इसे हर एक तरीके से सोचने की आवश्यकता है। तो इसी में अब आगे देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय जो है वो जीडीपी का लगभग 1% बना हुआ है, अभी भी इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, जो उन नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो स्वास्थ्य संवर्धन को प्राथमिकता देते और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए अधिक वित्त आवंटित करे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने की जो पहल के परिणाम मिले हैं, जिसमें बेहतर बाल और मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल और उच्च जीवन प्रत्याशा दर भी शामिल है। ये सारी चीजें जो है मुख्यतः जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए बात की जा रही है। तो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं वो जनसंख्या के डेटा से संबंधित है। अगर रीजन वाइज जो है वो सही तरीके से हम लोग डेटा प्राप्त कर लेंगे तो जो समस्या है उसको भी हम लोग रेखांकित करने में सफल हो जाएंगे। इसी में आगे कहा जाता है कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, विशेष रूप से बच्चों में। यही बात कहा जा रहा है ना कि हम लोग के पास डेटा की ही पर्याप्तता नहीं है। बच्चों में पोषण की कमी के कारण, जिससे भूख की असुरक्षा, ठीक है, भूखमरी भी बहुत से लोगों को होती है, शारीरिक दुर्बलता भी होती है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास भी खराब होता है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास, कमजोर आबादी को लक्षित करने वाले पोषण कार्यक्रम और पानी की उपलब्धता और स्वच्छता में सुधार के लिए भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी में साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए ही लगातार जो है वो डेटा की ही बात की जा रही है। तो साक्ष्य आधारित नीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती सटीक और समय पर डेटा की उपलब्धता की आवश्यकता। भारत को अपनी जनसंख्या पर वर्तमान और विश्वसनीय डेटा की अनुपलब्धता के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। इसमें आगे कहा जाता है कि जनसंख्या समिति में डेटा संग्रह पद्धतियों, प्रौद्योगिकी अपनाने, क्षमता निर्माण, हितधारकों के साथ सहयोग में सुधार शामिल है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अपने डेटा बुनियादी ढांचों की आधुनिकीकरण, यहाँ पे ये भी राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि जो अपने डेटा का जो सुधार करने के लिए, डेटा को सही तरीके से एकत्रित करने के लिए डेटा संबंधी बुनियादी ढांचे में आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है, उसमें निवेश करने की आवश्यकता है, जिसमें डेटा संग्रह, प्रबंधन, विश्लेषण के लिए मजबूत सिस्टम स्थापित किया जा सके और इसमें डेटा संग्रह विधियों को उन्नत करना, डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाना और डेटा सुरक्षा और जितने भी प्राइवेसी हैं उसको भी सुनिश्चित करने में सफलता मिले। तो जनसांख्यिकी डेटा एकत्र करने के लिए नियमित और व्यापक राष्ट्रीय जनगणना और सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है और भारत को इन पहलों के समय पर और सटीक कार्यान्वयन को
प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे कि हाशिए पर जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, दूर हैं, ठीक है, गरीब हैं, तो हाशिए पर रहने वाले और मुश्किल से पहुंचने वाली आबादी सहित सभी आबादी क्षेत्रों की कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो अंत में यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो जनसंख्या प्रभाग, विश्व बैंक और शैक्षणिक संस्थान जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और जनसंख्या डेटा संग्रह जो है और विश्लेषण के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी विशेषज्ञता और वित्त पोषण के अवसर तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत का जनसांख्यिकी परिदृश्य जो है वो देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसीलिए हमें सबसे पहले जो है वो जनसंख्या के डेटा को सही तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है, एकत्र करने की आवश्यकता है, तभी हम लोग सही योजनाएं बना पाएंगे। और जनसंख्या प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सांख्यिकी प्रणालियों में निवेश को प्राथमिकता देना होगा और लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश को भी बढ़ावा देने में आसानी मिलेगी। इसी के लिए कहा जाता है लगातार जो है राइटर के द्वारा कि भारत अपनी जनसांख्यिकी क्षमता का एहसास कर सकता और समावेशी और सतत विकास हासिल कर सकता है। ठीक है, भारत के पास अभी जो है यूथ की शक्ति, युवा की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो रणनीतिक योजना, प्रभावी कार्यान्वयन, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, रणनीतिक योजना, प्रभावी कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत समावेशी और सतत विकास में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अपने जनसांख्यिकी परिवर्तन को पार कर सकता है। ठीक है, यही बात कहा जाता है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए सबसे पहले जनसंख्या का डेटा होना बहुत जरूरी है और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र को और बेहतर करने के लिए और डेटा को सही तरीके से एकत्र करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश करने की बात की जा रही है, नए नए तकनीक उन्नयन को लाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, मालदीव के हाल के राष्ट्रपति चुनाव जो है वो भारत के भू राजनीतिक परिदृश्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इस संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, जो मालदीव में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उससे मालदीव सरकार जो है वो परंपरागत रूप से भारत प्रथम नीति अपनाती। ठीक है, 2023 के निर्वाचित राष्ट्रपति उपरोक्त नीतियों को उलटकर इसे इंडिया आउट नीति से बदलना चाहते हैं और वर्तमान मालदीव सरकार का चीन समर्थन रुख माना जाता है, जैसा कि उनके चुनावी अभियान से भी स्पष्ट होता है। ये भी सही है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ निकटता के कारण मालदीव एक महत्वपूर्ण हिंद महासागर द्वीप राज्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेनली जो है ये लक्षद्वीप पे ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि लक्षद्वीप के नजदीक है, अंडमान निकोबार के नजदीक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के देशों को दक्षिण वर्त दिशा में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूं कि साउथ चाइना सी, जैसे यहाँ पे चाइना है, ठीक है, वियतनाम है, उसके ऊपर लाओस है, उसके ऊपर थाईलैंड है। ठीक है, और इस साइड फिलीपींस है, नीचे में जो है वो मलेशिया है। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया है। तो इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वियतनाम, चीन, क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया। ठीक है, ताइवान भी यहीं पे है, उसके बाद फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया। ठीक है, थाईलैंड जो है और लाओस जो है वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे नहीं आती है साउथ चाइना सी में। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत इस परियोजना में शामिल है और इस परियोजना का संचालन और वित्त पोषण विदेश मंत्रालय भारत द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसमें म्यांमार और भारत सिर्फ शामिल है, बांग्लादेश शामिल नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो, बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसी परियोजना है जो कलकत्ता के पूर्वी भारतीय बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह के समुद्र के रास्ते जोड़ता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया प्लस म्यांमार ही है कालादान। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कालादान नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, कालादान नदी जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, कालादान परियोजना जो है
वो मिजोरम को कनेक्ट करती है। मिजोरम की ही राजधानी जो थी एजोल थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमने शुरुआत में ही पूछा था आपसे, तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कालादान नदी होती है वो पूर्वी मिजोरम और पश्चिमी म्यांमार के बीच से बहती है। ठीक है, और यह भारत और म्यांमार के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इंडिया और म्यांमार की बात की जा रही है, तो भारत जो है इंडिया और म्यांमार के सीमा पे फेंसिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी जो सीमा है कितनी है, तो 1653 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया और म्यांमार की जो सीमा है वो 1653 किलोमीटर है। अभी आने वाले एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम पंचायतों का आयोजन करना। तीसरा स्टेटमेंट है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। चौथा स्टेटमेंट है सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करना। एक बात और ध्यान रखिएगा, कल हमने पढ़ा था कि यूसीसी का जो फर्स्ट स्टेट है गोवा, ठीक है, जो कि लगभग 1867 के ही रूल से चल रहा है। कल मैंने 1861 बोल दिया था, वो पुर्तगाली रूल के अनुसार चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू किया गया है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला स्टेट है जो भारतीय कानून के अनुसार यूसीसी को लागू किया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार, तो उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो डीपीएसपी के लक्ष्यों को परिलक्षित करते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और कहीं से भी गांधीवादी जो सिद्धांत था उसमें यूसीसी नहीं आता था। ठीक है, कुटीर उद्योग आता था। तो ये देख सकते हैं जब यूसीसी नहीं आता था तो कौन सा सही हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। क्लियर हो गया, गांधीवादी सिद्धांत पूछा है। ये सारी चीजें जो है वो लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।